बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। इसके मुताबिक महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंस गया है। मुकेश साहनी महागठबंधन से नाराज हो गए हैं। मुकेश साहनी 15 सीटों का ऑफर दिए जाने से नाराज हैं। नाराजगी इस कदर कि तेजस्वी यादव से बातचीत तक नहीं हो रही। मुकेश साहनी 30 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि आरजेडी की तरफ से उन्हें अभी 15 सीटों का ऑफर दिया गया है। मान मनोबल की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तो देखिए, अभी तो एक फॉर्मूला सामने आया था, लेकिन खबर ये मिल रही है कि फॉर्मूले में भी जो सीटें बताई गई थी उससे भी कम संख्या वीआईपी को दिए जाने की बात कही गई। पहले 18 का एक नंबर सामने आया था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि ये नंबर 15 है और इस नंबर पर मुकेश साहनी तैयार नहीं है। उनकी तरफ से तो देखिए 30 सीटें और डिप्टी सीएम की पोस्ट की मांग भी की गई थी। बाद में जानकारी मिली कि 20 सीटों पर मान जाएंगे और डिप्टी सीएम का पद भी उन्हें चाहिए होगा। फिर एक फिगर आई 18 सीटें, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि उन्हें 15 सीटों का ऑफर दिया गया था और इसी से मुकेश साहनी नाराज हैं। नाराजगी इस कदर कि तेजस्वी यादव से तो बातचीत नहीं हो रही है। आरजेडी की तरफ से उन्हें समझाने बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। 10 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया के लिए प्रोसीजर शुरू हो चुका है, लेकिन नामांकन होगा कैसे? अभी तो सीटों को लेकर के ही जो बंटवारे का फॉर्मूला है वही फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। बिहार का रण, और ये रण इस बार बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के बात नहीं बन पा रही है। एनडीए में भी देखिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। हालांकि वहां पर कहा जा रहा है कि अब फॉर्मूला लगभग तैयार हो गया है, अंतिम रूप दिए जाने की कोशिशें चल रही हैं। इधर वीआईपी को लेकर के भी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मुकेश साहनी नाराज नजर आ रहे हैं। 15 सीटों का ऑफर उन्हें मिला है, जिस पर वो राजी नहीं है। तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत तक नहीं हो रही है। नाराजगी इस कदर हो गई है। तो देखिए, आरजेडी की तरफ से उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। मान मनोबल अभी भी जारी है, लेकिन क्या वो तैयार होंगे, इसे लेकर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। पहले आशुतोष का रुख कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली महागठबंधन में हो क्या रहा है। आशुतोष, महागठबंधन को लेकर के भी मल्टीपल फॉर्मूले सामने आए। कभी सीट किसको कितनी चाहिए, कितनी पर बात बनेगी। जीतन राम मांझी ने भी बीते दिनों कहा था कि 15 से कम पर नहीं, और अगर आप 15 भी नहीं दे रहे हैं तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, ऐसे ही समर्थन कर देंगे। वो एक उनकी नाराजगी झलकाता हुआ स्टेटमेंट था। अब मुकेश सहनी की पार्टी जो पहले 30 सीटों पर अड़ी हुई थी, फिर एक 20 का नंबर सामने आया, फिर वो घटकर 18 हुआ। अब जानकारी कि उन्हें तो 15 सीटों का ऑफर किया गया है और इससे वो इतने नाराज है कि तेजस्वी यादव से बातचीत तक नहीं हो रही है। देखिए प्रीति, इस पूरे प्रकरण को ऐसे समझने की जरूरत है। अब तक आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में छोटी पार्टियों पर दबाव की रणनीति इख्तियार करती थी। पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस भी आंखें दिखा रही है और वीआईपी भी दिखा रही है। जो तेजस्वी यादव के तरफ से मुकेश साहनी को ऑफर किया गया है उसमें 15 सीट देने की बातें कही गई है, और ये कह के ऑफर किया गया था कि पिछले चुनाव में एनडीए के तरफ से 11 सीटें आपको दी गई थी, इस बार हम 15 दे रहे हैं। तो इसी बात से मुकेश साहनी खफा है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 30 से कम सीटें नहीं चाहिए। तो जो बातें बन रही थी, क्योंकि मुकेश साहनी को लग रहा था कि 20 से अधिक सीटें हमें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वो सीटें हासिल न होते हुए देख मुकेश साहनी ने एक तरह से कटअप कर दिया है, यानी बातचीत का सिलसिला फिलहाल रोक दिया है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह बनी है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, कि मुकेश साहनी का राहुल गांधी से सीधा फोन पे बात हुई है, और ये बात तेजस्वी यादव से पहले हुई है। तेजस्वी यादव की भी बात राहुल गांधी से हुई है, लेकिन उससे पहले मुकेश साहनी ने राहुल गांधी से बात किया। ये बात भी तेजस्वी यादव को नागवार लगा है और कहीं ना कहीं ये पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझना चाहूंगी आशुतोष, दोनों खेमों की मैं बात करूंगी। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए में जेडीयू अभी भी बड़े भाई की ही भूमिका में रहेगा और बीजेपी को वो स्वीकार्य है। सीएम फेस के रूप में भी नीतीश कुमार को ही पोर्ट्रेयल मिल रहा है, इसमें भी कहीं कुछ अब छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर महागठबंधन की बात की जाए तो तेजस्वी यादव खुद तो सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरी सहयोगी पार्टियां उसका जिक्र नहीं करती। फिर कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें मांगती है, क्योंकि उसको लगता है वोटर अधिकार यात्रा और राहुल गांधी के बिहार की जमीन पर यूं यात्रा निकालने से कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को पिछली बार से कम सीटें दिया जाना, ठीक है, वो समझ में आता है कि 19 सीटें मिली थी, तो ऐसे में जब आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं था तो कितनी सीटें नुकसान में ली जा सकती हैं। आरजेडी बड़े कैलकुलेटिव अंदाज में चल रहा है, लेकिन बड़े भाई की भूमिका भी इतनी बड़ी हो गई है कि बाकी सारी पार्टियां बहुत छोटी नजर आने लगी हैं।
आरजेडी 135 सीटों पर खुद को मैदान में उतारने का जब प्रयास कर रही है तो जो सहयोगी सभी पार्टियां हैं वो इतनी नाराज हो गई हैं कि अब तो बातचीत भी नहीं हो रही है। और 10 तारीख को गजट नोटिफाई के साथ ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक जब सीटों का ही फाइनलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो नॉमिनेशन होगा तो होगा कैसे, या अलग अलग होगा? देखिए, आरजेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के तत्काल बाद लालू प्रसाद यादव को अधिकृत कर दिया गया है। मतलब साफ है कि जो पेच सुलझाने में तेजस्वी यादव लगे हुए थे वो पेच नहीं सुलझ रहा था। नतीजतन लालू प्रसाद यादव को ये जिम्मेवारी दी गई है और ये सोच के जिम्मेवारी दी गई है कि लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी से बात करेंगे और पेच सुलझ जाएगा। लेकिन हालात वैसे नहीं है। जो कांग्रेस को पिछलग्गू पार्टी समझ के आरजेडी जो व्यवहार करते आ रही थी वो अब कांग्रेस बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस के सुर बदले हैं, चाहे वो नेता हो कार्यकर्ता हो, सबको लगने लगा है कि हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, हम अपनी वजूद की लड़ाई लड़ेंगे। और उसी का यह प्रतिफल है कि लगातार कांग्रेस इस बात से इनकार करती रही कि भावी मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव नहीं है, अभी चुनाव के बाद इसका फैसला लिया जाएगा। साथ ही 70 सीट का रट लगातार कांग्रेस लगाई हुई थी। मतलब साफ है कि जो पिछले चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, ठीक है, ये तो चलिए ठीक है, अभी चलता रहेगा क्योंकि नाराजगी का दौर सीटों को ही लेकर के देखने को मिल रहा है और अभी बात कैसे बनेगी इस पर नजर रहेगी। लेकिन एक और बड़ी खबर आज आशुतोष बिहार से आ रही है, पवन सिंह से जुड़ी हुई, जिन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और बाकायदा सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी उन्होंने साझा कर दी। पवन सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। तो देखिए, पवन सिंह की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया। आशुतोष, पवन सिंह जब बीजेपी में शामिल हुए तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि आरा या फिर शाहबाद रीजन में उनकी वजह से बड़ा उलटफेर हो सकता है। पार्टी को जो पिछले चुनाव में नुकसान पहुंचा था वो डेंट अब की बार रिकवर हो जाएगा। लेकिन उनके अपने इंटरनल परिवार में इतने मुद्दे हैं जो ज्यादा छाए हुए हैं और पार्टी को शायद उससे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा था। अब ये पोस्ट किया गया है, करवाया गया है और सिर्फ सिपाही बनकर के पार्टी में बना रहूंगा, काम करता रहूंगा। वैसे विनोद तावड़े ने जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो ये कभी नहीं कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। वो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूती देने का प्रयास करेंगे, यही कहा गया था। अब समझा क्या जाए? देखिए, पवन सिंह के इस ट्वीट के कई मायने हैं। एक तरफ ज्वाइनिंग से पहले बड़े नेताओं से मुलाकात, अमित शाह से मुलाकात, जेपी नड्डा से मुलाकात, विनोद तावड़े से मुलाकात और कहीं न कहीं बीजेपी हाई कमान में अपनी पैठ मजबूत की पवन सिंह ने। और उसके बाद पारिवारिक झमेला सामने आ गया। जिस अंदाज में उनकी पत्नी ज्योति सिंह लगातार अपने बयान दे रही हैं और कल जिस अंदाज में प्रशांत किशोर से मिली, यानी जनसुराज की ओर रुख कर रही हैं, तो हालात थोड़े उनके विपरीत हैं। ऐसी स्थिति में हाई कमान की ओर से समझाया गया होगा, बताया गया होगा कि आप बीजेपी में बने रहें, एक सच्चे सिपाही की तरह कार्य करें, बीजेपी प्रतिफल में आपको बहुत कुछ फायदा देगी। तो ये इस ट्वीट का मतलब यही निकाला जा रहा है। जो जानकार हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसके कई मायने हैं और उन्हीं मायनों में एक सबसे मतलब खास जो है हालिया उनके परिवार को लेकर के जो तमाम खबरें सामने आई उससे बीजेपी खुद को नुकसान पहुंचता ज्यादा देख रही थी। अगर वो चुनाव में उतर जाते तो ये सीट वो गंवा देते। हालांकि पवन सिंह को जब लाया गया था उपेंद्र कुशवाहा से, मुझे याद है पहली मीटिंग उपेंद्र कुशवाहा से हुई थी, क्योंकि जब काराकाट से वो मैदान में उतरे थे तो सबसे ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचा था तो वो सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को पहुंचा था। वो बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे थे, तो पहले उनको कन्विंस कीजिए। पैर तक छूने की तस्वीर सामने आई थी, लेकिन अब ये नाराजगी दूर कराने का फिर औचित्य क्या था? आप अपने पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में उन्हें वैसे भी काम करा सकते थे, लेकिन कन्विंसिंग तरीके से जब उनको लाया गया था तो कोशिश तो कुछ और थी। लेकिन तस्वीरें बहुत जल्दी यू टर्न लेती नजर आईं जब उनके पारिवारिक झगड़े एक बार फिर सोशल मीडिया पर उतर कर आए और फिर वो चर्चाओं के केंद्र में आ गए। बहुत शुक्रिया आशुतोष, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।